मदरसे की रकम पर लगी कटौती की मार। बंद करो। महिलाओं को नौकरी में मिला नया अधिकार। ममता की राह या बीजेपी का नया विचार। बंगाल के बजट पर क्यों घमासान अपार। शुभेंदु के निशाने पर 3M। शुभेंदु के निशाने पर 3M। जी हां, ममता, मुस्लिम और मदरसा। आंकड़े हमारे फैसला आपका की शुरुआत करते हैं। बंगाल में शुभेंदु सरकार के पहले बजट में एक तरफ 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों का ऐलान, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 38% करने का फैसला और कोलकाता में नए एयरपोर्ट का वादा। तो दूसरी तरफ सबसे ज्यादा चर्चा उस फैसले की हो रही है जिसमें मदरसा और अल्पसंख्यक विभाग का बजट 5,713 करोड़ रुपए से घटाकर 2,165 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि पूरे के पूरे 3,000 करोड़, 3,548 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। यहां सवाल सिर्फ बजट का नहीं है, सवाल बंगाल की बदलती राजनीति का है। सरकार दावा कर रही है कि उसे पिछली सरकार से 8,15,000 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला है। तो क्या मदरसा फंड में कटौती सिर्फ आर्थिक फैसला है या नई सियासी दिशा का ऐलान है? जो मतदान के दौरान, आपको याद होगा, मतदान के दौरान हमने शुभेंदु अधिकारी के नारे को सुना था जिसमें वो जय श्री राम और हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा लगा रहे थे। संकेत साफ है, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी के निशाने पर 3M यानी कि ममता, मुस्लिम और मदरसा हैं, दूसरी तरफ अपने वादे के अनुसार वो डेवलपमेंट मॉडल की नई कहानी लिखना चाहते हैं। अब जो शुभेंदु सरकार का पहला बजट आया है, उस पहले बजट में एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि मदरसे के फंड पर जो कैंची चली है, उस कैंची से संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले शुभेंदु जिस तरीके से दिख रहे थे, जो कह रहे थे, वो बता रहे थे, अब वही शपथ लेने के बाद भी उनके फैसलों में, सरकार के फैसलों में दिखाई दे रहा है। यानी कि वो योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर साफ तौर पर चलते हुए देखे जा रहे हैं और सरकार की जो रूपरेखा है या सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि सरकार किस कदम और किस रास्ते आगे बढ़ रही है। लेकिन यहां हमने जिक्र किया 3M का। 3M यानी कि मुस्लिम, ममता और मदरसा वो निशाने पर हैं और आगे भी रहेंगे। आज बंगाल में बीजेपी सरकार का जो पहला बजट पेश हुआ है, जिसमें अगर सबसे ज्यादा कोई चौंकाने वाला फैसला हुआ है तो वो अल्पसंख्यक विभाग और मदरसा फंड में कटौती। बंगाल में भाजपा सरकार ने जो पहला बजट पेश किया वो करीब 4,30,000 करोड़ रुपए का बजट है। 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद भरने का ऐलान किया है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का भी जिक्र था। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का भी फैसला कर लिया गया है। मदरसा और अल्पसंख्यक विभाग का बजट मोटा घटा दिया गया। ममता सरकार की जो सामाजिक योजनाएं जारी थी वो जारी रहेंगी, जैसे कि अन्नपूर्णा योजना, फ्री बस यात्रा, कोई बदलाव इसमें नहीं किया गया है। सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 38% कर दिया गया है, जो कि सरकारी कर्मचारियों की मांग भी थी और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र भी किया था। लेकिन मदरसा कांड जो है, मदरसा फंड जो है, उसमें जो कैंची चली है, उसमें कितनी कैंची चली है? बजट में मदरसा फंड पर जो कैंची चली है, इस बजट को समझ लेते हैं कि कितना नुकसान अल्पसंख्यक विभाग और मदरसा को हुआ है। 5,713 करोड़ रुपए था, जिसे घटाकर 2,165 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि 3,500 करोड़, यानी कि 3,548 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। पहले अल्पसंख्यक योजनाओं पर ज्यादा खर्च होता था, अब फोकस रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर करने की बात की जा रही है। भाजपा सरकार ने पहली बार बजट में बड़ा बदलाव किया है
और 60% कटौती कर दी है। अब बंगाल की जो राजनीति है, बंगाल की राजनीति में कितने मदरसे हैं जो वहां की सरकार चला रही है, जिनकी संख्या आधिकारिक तौर पर, ऐसे मदरसे जिनका की रजिस्ट्रेशन है, जिन्हें की सरकार से ऐड मिलती है, वो करीब 650 के आसपास बताए जा रहे हैं। हालांकि मदरसों की संख्या 1000 से ज़्यादा है, 1200-1300 से ज़्यादा है, लेकिन बहुत से हैं जो कि जिन्हें फंडिंग नहीं मिलती है, जिन्हें ऐड नहीं मिलता है। करीब 650-650 के आसपास मदरसे हैं। लेकिन फैसला आते ही बंगाल की जो राजनीति है वो गर्मा गई है। इससे शुभेंदु ने ममता बनर्जी का जो फैसला है वो फैसला पलट दिया है और अपने संकेत बता दिए हैं कि शुभेंदु सरकार अगर चलेगी, बंगाल में बीजेपी की सरकार चलेगी तो कैसे चलेगी। मदरसा फंड में जो कटौती की गई है उसके बाद किसे फायदा किसे नुकसान है ये हम बता देते हैं। दूसरे शिक्षा क्षेत्रों में ज्यादा निवेश हो सकेगा, स्कूलों का निर्माण हो सकता है, कौशल और रोजगार योजनाओं को बढ़ावा मिल सकता है। इस फंड को यहां से हटाकर वहां लगाया जा सकता है और जो सरकारी खर्च है उसमें बेहतर नियंत्रण और बजट की प्राथमिकताओं में बदलाव होगा। नुकसान, मदरसों के जो संसाधन है वो कम हो सकते हैं, छात्र और शिक्षकों पर असर पड़ सकता है, छात्रवृत्ति और सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं और अल्पसंख्यक शिक्षा को लेकर विवाद बढ़ सकता है। दूसरी चीज, तमाम संकेतों के बाद अब शुभेंदु सरकार का जो पहला बजट है, बजट में और कौन कौन सी बातें हैं, इन बातों को समझ लेते हैं। बजट में और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इनको जान लेते हैं। शिक्षक और पुलिस की नियुक्तियों पर जोर देने की कोशिश की जा रही है। 70,000 पद भरे जाएंगे, इस बात का जिक्र किया जा रहा है। सरकारी नौकरी के लिए 1 लाख नई भर्तियों की बात कर सकते हैं। नारी शक्ति का तोहफा दिया गया है। 33% महिला आरक्षण, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 18% से बढ़ाकर 38%। कॉलेज छात्राओं को 50,000 रुपए मिलेंगे अब, जो कि वादा किया गया था। और जो बेरोजगार हैं, जिन्हें अब तक कोई भी नौकरी नहीं मिल पाई है, उनके लिए भरोसा स्कीम चलाई गई है। हर महीने वो 3,000 रुपए पा पाएंगे। विधायक विकास निधि में इजाफा होगा, 70 लाख रुपए से बढ़ाकर अब इसे 1 करोड़ कर दिया गया है। विधायक खर्च कर सकेंगे। रिटायर्ड जो पत्रकार हैं उनकी पेंशन बांध दी गई है, 5,000 रुपए अब वो पा सकते हैं। 25 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास, कोलकाता में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इस बात का भी जिक्र किया गया। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास की अनुमति नहीं थी, अब प्रधानमंत्री आवास बंगाल के लोगों को मिल सकता है। अब जब से बंगाल में शुभेंदु की सरकार आई है तब से कई बड़े बड़े फैसले हुए हैं। जरा उन 10 बड़े फैसलों का जिक्र मैं कर लेता हूं जो अब तक बड़े फैसले किए हैं। बीएसएफ को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन सौंपना, बंगाल में सीएए की प्रक्रिया को शुरू करना, आयुष्मान भारत जो कि गरीब लोगों के इलाज से जुड़ी हुई है उसको लागू करना, इसके साथ साथ तमाम और दूसरी केंद्र की योजनाएं जो अब तक ममता सरकार में लागू नहीं हो पाई थी उनको लागू करने का भी फैसला शुभेंदु सरकार ने ले लिया है। जनगणना को शुरू करने का फैसला ले लिया गया है। इसके साथ साथ सरकारी नौकरियों में उम्र की सीमा में छूट करने का फैसला भी लिया गया है और जो अफसरों को केंद्रीय ट्रेनिंग पर भेजने की मंजूरी थी वो भी है और भारतीय न्याय संहिता को अपनाना भी है। हिंसा पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों की मदद करना, धर्म आधारित कल्याणकारी योजनाओं को बंद करना, इसके साथ साथ गौ हत्या पर नया नोटिस लाना और जो सीबीआई को ममता सरकार ने अनुमति नहीं दी थी जांच के लिए, वो सीबीआई को भी अब बंगाल में अनुमति देना। इसी मसले पर हमने सर्वे कराया, हम जनता के बीच गए, वहां जाकर कुछ सवाल पूछे, लोगों ने इन सवालों का जवाब दिया है, वो अपनी राय दी है, वो भी है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल था कि क्या पश्चिम बंगाल में मदरसा का बजट घटाना सही फैसला है। लोगों की जो राय निकल कर आई है वो मैं आपको बता देता हूं। 47% लोगों ने कहा बिल्कुल फंड का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। 35% ने कहा जरूरत के हिसाब से फैसला होना चाहिए। 13% लोगों ने कहा नहीं, शिक्षा पर असर पड़ेगा, अल्पसंख्यक शिक्षा पर। 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, दूसरा सवाल था कि क्या महिलाओं को 33% आरक्षण देने से सरकारी नौकरियों में संतुलन आएगा। लोगों की राय जो निकल कर आई, 30% लोगों ने कहा महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। 33% लोगों ने कहा सभी वर्गों को समान अवसर मिलेंगे और 36% लोगों ने कहा नहीं, मेरिट इससे प्रभावित होगी और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या भाजपा सरकार ने पहले बजट से बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है।
50% लोगों ने कहा बड़ा बदलाव का संकेत दिया है, 37% लोगों ने कहा जनता का फैसला ये तय करेगा जनता इसे कैसे देखती है, और 10% लोगों ने कहा नहीं ये सामान्य बजट है, बहुत कुछ खास नहीं है। 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 38% करना फायदेमंद है। 43% लोगों ने कहा साहब महंगाई का दौर है, महंगाई के हिसाब से बहुत ज़रूरी था। 34% ने कहा आर्थिक स्थिति से फैसला होना चाहिए। 21% ने कहा नहीं सरकार पर खर्च बढ़ेगा, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का पांचवा और आखिरी सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या मदरसा फंड में कटौती से सरकार की नई नीति का संकेत मिलता है। 42% लोगों ने कहा कि बंगाल में जो सरकार बनी है उस सरकार की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। 41% लोगों ने कहा वक्त पर पता चलेगा कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। 14% ने कहा नहीं ये सिर्फ बजटीय फैसला है जो सरकार ने लिया है। 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। अब एक्सपर्ट के पास चलूंगा, लोगों के पास चलूंगा कि वो इस मसले पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, सरकार की स्थिति को कैसे देखते हैं और इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर वो क्या कहते हैं। चंद्रशेखर बसोतिया प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं, संजय चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं, रशीद शरीफ अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, और दुर्गाचार्य कंचन भवानी हिंदू धर्म गुरु मेरे साथ होंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। रशीद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि शुभेंदु सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग और मदरसों में बड़े फंड की कटौती की है। बाकी जगह तो जितना दे सकते थे देने की कोशिश की है, लेकिन यहां पर कटौती का मतलब क्या है मैं समझना चाहता हूं। जनाब रशीद, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है रशीद साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी आ रही सर, आवाज आ रही है। जी बताइए, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जितना पहले बजट में दिया जा सकता था देने की कोशिश की गई है, भरपूर कोशिश की है। संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में जो वादे किए गए उसमें से भी करीब करीब ये संकेत दे दिया कि वादे पूरे किया जाए। ममता सरकार की जो बहुत सारी सामाजिक सरोकार की योजना है उन्हें कंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन अल्पसंख्यक विभाग और मदरसा में भारी कटौती की गई है बजट की। इसे आप कैसे देखते हैं? सर इससे ये देखते हैं कि पहले ही बजट में फेल हो गए सीएम साहब। अच्छा, पहले बजट में फेल हो गए सीएम साहब, क्योंकि ये जो मदरसे के है सर, बच्चों की पढ़ाई की है, अगर इस तरीके से अगर अलग से देखेंगे मुसलमानों को तो कैसा चलेगा सर। एकदम 3,500 करोड़ कम कर देना ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप क्या जवाब देंगे? हमारे मोदी जी बाहर के मुल्कों में फिरते हैं, अरब मुल्कों में फिरते हैं, तो इस तरीके से आप एकदम कट के दूसरे जगह जो भी आप करें, 70,000 पुलिस को रखे, आप 1 लाख जॉब देने की बात करें, बड़ी अच्छी बात है। वुमेन्स को लिए 35% देने की बात करें, वो भी बड़ी अच्छी बात है। और 50,000 बच्चों को, कॉलेज के बच्चों के रखे, वो भी बड़ी अच्छी बात है। और जो जॉबलेस है उनको 3,000 दे रहे, वो भी बड़ी अच्छी बात है। कहाँ पे आपका दिल टाइट हो गया, कहाँ पे आपका हार्ट टाइट हो गया? सिर्फ मदरसों के लिए आपका बजट इतना है बंगाल का, सिर्फ उसमें 5,000 करोड़ का मसला, उसमें से 2,000 देके 3,000 खींच लिए। 3,000 में क्या होने वाला है सर? आपके पास तो पूरा बंगाल है आपके हाथ में, आप सीएम हैं। आप ये नहीं देखना चाहिए कि आप बीजेपी की है, ये नहीं देखना चाहिए कि आप फलाने पार्टी से ताल्लुक। आप एक सीएम है, पूरा जितना भी वहां का पॉपुलेशन है जिम्मेदारी आपकी है। आप 5,000 से और एक 500 बढ़ा के देना था, ताकि बताना था कि देखो भाई कोई हमारे पास ऐसे फीलिंग्स है ही नहीं, और आप ऐसो ना ममता जी ना मुसलमान ना इस तरीके की हम बात करते हैं। हम सेकुलर है, हम सीएम है, हमारी जिम्मेदारी है आपको भी आगे बढ़ाना। ये नहीं कि एकदम बिल्कुल आधे से आधे के बिल्कुल खींच के रख देना और उसके बाद महसूस करा देना कि भाई हम ऐसो आपके हमारे दिलों में आपके लिए बैर रखते हैं। ये अच्छा नहीं सर। पहला बजट था, एक उम्मीद थी, एक बीजेपी आई है तो सबको लेके साथ चलेंगे, जैसा हमारे पीएम साहब बोलते सबका साथ सबका विकास। तो इसमें तो आप बिल्कुल पहले बजट में फेल हो गए। यही कहूंगा मैं, अच्छा नहीं करे, आप जो भी करे अच्छा नहीं करे। जो भी किया वो अच्छा नहीं किया है। अब चंद्रशेखर बसोतिया मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। चंद्रशेखर जी,
यहाँ पर रशीद भाई ने तो कह दिया कि जो भी किया वो अच्छा नहीं किया और पहले ही बजट में फेल हो गए, क्या कहेंगे? देखिए, आपके चैनल के सभी श्रोताओं को, बंगाल के लोगों को मेरा प्रणाम। हम्म, इन्होंने कहा कि सबका साथ, तो अन्याय तो तब होता जब उनके जो 5,000, मुझे जो 5,000 दिया उसका बेसिस क्या था? जो क्या बंगाल में जो बुनियादी सुविधाएं सभी धर्मों को उनके बराबर था क्या? उस समय तो इन्होंने नहीं कहा कि मुख्यमंत्री ने गलत क्यों दिया, दूसरे संप्रदाय या दूसरे विकास कार्य को फंड नहीं दिया। हमने तो 2,000 करोड़ रखा ना, हमने तो सर्वांगीण विकास की बात की है। किसको मौका नहीं मिलेगा? अरे 15 साल के कुशासन से मुक्ति पाना और बंगाल को स्वर्णिम बंगाल बनाना, उसकी दिशा में काम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए काम करेंगे। जो 1 लाख नौकरियां मिलेंगी, क्या वो मुस्लिम ऐसा संप्रदाय काम के लोग करेंगे? नहीं होंगे? ऐसा काम करेंगे? बजट खत्म नहीं, करके नहीं, काम आप करेंगे? नहीं, हम मुसलमानों को आप फीके मुझे डाल के काम बताइए। करेंगे? नहीं, ये काम आप करेंगे? जो ये आके काम नहीं, बताएंगे अब आपका? नहीं, यही पहले बजट आप में ये यही बताएं ये फीलिंग मुझे, रखेंगे आप? ममता बनर्जी ने जो 5,000 का बजट दिया और उस समय हिंदुओं को 500 करोड़ दिया, तब आपकी आवाज कहाँ गई थी? तब आपने नहीं बोला अन्याय क्यों हो रहा है? अन्याय की बात आपके मुंह में नहीं थी? तब आपको विकास चलो नहीं दिख पूछिए रहा था? ना, सीएम से पूछिए, ममता जी नहीं, से क्यों जाके नहीं? पूछिए। आप पूछेंगे। आप हमारे को क्या, हमने क्या हमारा सुनिए, सीएम है वहां पे यहाँ बैठा हुआ? जो आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सब समाज के हैं, उनको जो उचित लगा उन्होंने बंगाल की भलाई के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया। आपको तो उनको बधाई देनी चाहिए कि इस बार 2,000 है, 2,000 खर्चा करो, अगली बार 3,000 होगा। अरे आप ये क्या बात बोलने लगे? फेल हो गया? क्या फेल किया? आपके मुस्लिम समाज ने पूरे चुनाव में दंगा पीटा था ममता बनर्जी में कि हमें मोदी सरकार जो है मुसलमान विरोधी है। फिर आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। समझ गया, विकास की बात समझ कर रहे गया। हैं एक बार आप सबकी राय ले लेते हैं, उसके बाद फिर तर्कों पर चलेंगे। कंचन भवानी जी मेरे साथ बनी हुई। कंचन जी, आपकी राय। शुभेंदु अधिकारी जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। साथ ही मदरसे की बात हो रही है तो मदरसे के पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मदरसे तो बंद होनी चाहिए। उन्होंने पैसे दिए, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से मदरसे में एक्टिविटीज होता है, उन्हें पढ़ाया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, इसके पक्ष में तो मैं हूं नहीं। सरकार से निवेदन करती हूँ कि मदरसा बंद होना चाहिए। उसकी जगह अच्छे स्कूल, कॉलेज खुलने चाहिए जहां बच्चे अच्छे एजुकेशन ले, डॉक्टर, इंजीनियर बन के निकले, ना कि कुरान पढ़कर कुरान में जो पूरी गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिम को मारोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो ऐसे जो एजुकेशन है, इसको बिल्कुल भी प्रतिबंध लगना चाहिए ऐसे एजुकेशन के ऊपर। देखिए, धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप नॉन मुस्लिम को मारने की बातें कर रहे हैं। मेरे पास कुरान भी पढ़ा है, मैंने कुरान भी पढ़ा है। जो पढ़ के मैंने देखा है कि ये बच्चे के अंदर क्या उतार रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं। आप ये देखिए, इनके छोटे छोटे बच्चे पत्थरबाजी करते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे, आप ये देखिए, लड़कियों को अपने लव जिहाद के जाल में फंसाकर किस तरह से 35 टुकड़ों में काट देते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? ये मदरसे में ही ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, सरकार तो दे दी पैसे। हम जैसे धर्माचार्य कभी भी ये सलाह नहीं देंगे कि मदरसे में पैसे जाना चाहिए। देखिए, जैसे एमपी में मदरसे में एड्स की बीमारी देखी गई थी, शायद आपको याद होगा कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चियों का मदरसे में शोषण हुआ है। तो ये मदरसे के नाम से पैसा लेकर और अपना आतंकवादी गतिविधि चलाते हैं। तो मैं वहां के जो कलकत्ता के सीएम हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। साथ ही ये पूरे देश में जिस तरह से मदरसे के अंदर पढ़ाई नहीं हो रही है, वो कुरान के नाम से बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मैं देखती हूँ कई बार, मैं कई ऐसे मुस्लिम लोग भी हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, वो लोग बोलते हैं कि हाँ ये सही बात है कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है। मैं लंदन रहती थी, लंदन में ऐसे ब्रॉडवे पे मैं घूम रही थी, तो कुरान की दुकान थी जहाँ कुरान सब बिक रहे थे। मैं अंदर गई तो उसमें हिंदी में था। मैंने पूछा हिंदी में है? तो बोला हाँ है। मैं लेके आई और तब से मैं पूरा एक एक बारीकी से पढ़ी हूँ। क्या ये कुरान क्या कोई ग्रंथ है?
ये ग्रंथ क्या इस इनके जो मदरसे में, जिसको आप स्कूल बोलते हैं, पवित्र स्थान पे ऐसी ग्रंथ पढ़ाई जाए, क्या ये शोभा मान्य है? क्या वो बच्चे क्या बनेंगे? एक पबजी बच्चा खेलता है तो अपने माँ बाप को मार देता है, जब वही कुरान पढ़कर क्या करेगा? वो जरूर कुछ ना कुछ नॉन मुस्लिम के ऊपर हमला करेगा, आतंकवादी बनेगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, थूक जिहाद है, लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, कितना हम आपको गिनाए कि किस तरह से इनकी मानसिकता बन गई है। तो ये क्या स्कूल में या अपने मदरसे में यही सब सिखाते हैं कि संजय बच्चे बड़े चक्रवर्ती, हो, मैं बाद समझ में गया आपकी स्कूल भावनाओं में को, समझ गया। संजय चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। संजय चक्रवर्ती, मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं, शायद जैसा कि चंद्रशेखर जी ने भी कहा, भवानी जी ने भी कहा, इनके कहने का मतलब है कि साहब मदरसे में एक दूसरे तरीके से लोग पैदा होते हैं, इन मदरसों को तो बंद ही कर देना चाहिए। बंद तो नहीं हुए, चल रहे हैं। बजट में कटौती कर दी गई है। अब बजट में कटौती करने का संकेत सरकार ने दिया है। राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, संकेत हो सकता है, या कोई और कारण भी हो सकता है। लेकिन ये जो शिक्षा है, क्या वाकई शिक्षा में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, या मदरसे में भवानी जी ने कहा कि कुछ और होता है, कुछ दूसरी विचारधारा को पनपाया जाता है जो कि इस देश के लिए ठीक नहीं है? या फिर शपथ लेने के बाद, चुनाव के दौरान जो बयानबाजी होती है वो अलग होती है, या फिर शपथ लेने के बाद आपको सभी चीज़ों को समाहित देखना चाहिए? कुछ गलत हो रहा है तो उसकी आप रोकथाम कीजिए। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अभी साध्वी जी को सुन रहा था। आजकल तो फैशन चल गया है कि कोई भी जो है गेरुआ वस्त्र धारण कर लेता है, एक बड़ा सा टीका लगा देता है और अपने आप को। तो आप मेरा इतिहास मुझे पहले मैं आपका मैंने आपकी बात ही नहीं की, मैंने केवल कहा कोई भी, मैंने कहा कोई भी। बीच में आप लगातार बोल रही थी, मैं सुन रहा था। सुनना सीखिए, और डिबेट करने के लिए सुनने की क्षमता होनी चाहिए आपको। डिबेट सुनने के लिए अभी बहुत देखा है, अभी आप लोगों के आप सुनने की क्षमता रखिए। ये इसी तरीके से जो है जितने लोग हैं, अभी हम लोगों ने राम मंदिर का किस्सा देख लिया है, किस तरह के चंदा चोरी होती है, किस तरीके से हजारों करोड़ रुपए का जो है चंदा चोरी का मामला सामने आया है। अभी वो भी देख लिया है, वो भी समझ में आ गया है, और इसीलिए उस पर FIR नहीं हो रही है, क्योंकि सब मिल बांट के खा रहे हैं सब लोग मिल करके। तो ये सब हम लोगों को समझाने की कोशिश मत करिएगा, दुनिया हम लोगों ने बहुत ज्यादा देखी है। तो इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, थोड़ा सा आराम से समझिए, आराम से बात है। बीजेपी शासन की मैं बात करने जा रहा हूँ, मुझे कृपया बात करने दे, कृपया बात करने दीजिए। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला और दोबारा आपको बोलने नहीं दूंगा, इतना बता दे रहा हूँ मैं आपसे। दोबारा बोलने नहीं दूंगा, अगर आप फिर बोलेंगे तो। मुझे बोलने नहीं दे रही तो मैं आपको दोबारा बोलने नहीं दूंगा, मैं आपसे पहले बता दे रहा हूँ। हाँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे बोलने दीजिए। मुझे बंगाल के विषय में बात करने के बंगाल, अरे पहले एक बार मुंह से निकालिए ना, राम मंदिर के जो है चंदा चोरी क्या करने वाले कौन है? वहाँ कौन से मुसलमान घुसे थे? वहाँ पे कौन, कितने मुसलमान है वहाँ पे? केदारनाथ के अंदर जो है 200 किलो सोना चुराने वाले कौन थे? कितने मुसलमान थे? कौन वहाँ पे? मोहम्मद गजनी कौन है वहाँ पे? मोहम्मद गजनी कौन है वहाँ पे? केदारनाथ पे कौन है? कौन महाकाल में जो है चोरी करने वाला है? कौन जो है, किसे बता दीजिए ना। अभी किसने महाकाल में जो है, आपको अच्छी तरीके से पता है ना कि वहाँ पे जो है एक पार्क बना था, और पार्क एक ही साल में वो ढह गया पूरी तरीके से। तो आप समझाने की कोशिश मत करिए, कौन चोर है कौन डकैत है, हम लोग सबको अच्छी तरीके से पता है, सारी चीजें जानता हूँ। तो इसीलिए समझाने की वो मत करिएगा। राम नाम पे लूट करना शुरू कर दिया है आप लोग। राम नाम की लूट नहीं है यहाँ, राम नाम पे लूट करते हैं आप लोग। तो समझाइएगा नहीं, जवाब नहीं है। जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि आपको उंगली पकड़ा करके मैंने आपको बता दिया कि जिस तरीके से आप लगातार किसी एक धर्म को टारगेट कर रही थी ना, तो जरा आपने भी उस पर देख ली। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सबको समान दृष्टि से देखिएगा। आपने कितने भवानी जी थोड़ा सा सुन लीजिए जरा। हम मदरसा
स्कूली रुपए शिक्षा, बताइए। उनके छात्र, उस पर भी चर्चा कर लें। नहीं, इन्होंने हाँ, भगवा के ऊपर संजय जी, उंगली उठा दिया। बोलने तो दे, वो बोलने नहीं दे रही। देखिए पहली बात तो एक ये है मिनट कि संजय जी, एक मिनट जब- संजय जी, एक मिनट। क्या धर्म के ऊपर क्या जी। कहा आपने भवानी जी? इन्होंने भगवा के ऊपर उंगली उठाया कि भगवाधारी कोई भी बैठ जाता है, उससे पूछे मेरा इतिहास जरा खंगाले। नहीं नहीं, फिर उन्होंने बात करें। आपके ऊपर उंगली नहीं 35 उठाई वर्ष है। हो गए इस उन्होंने लाइन ये में। कहा है कि आजकल भगवा लोग पहनकर आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भगवाधारी भी हैं ना, नहीं, जिनके कौन वीडियो, भगवा सीडी, कोई फोटो और उनके कुकर्म भी सामने आ रहे हैं। तो थोड़ी चिंता है संजय चक्रवर्ती जी को, आपको लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा। चोर कह भी रहे हैं पहन इनको पर्सनली रहे कोई हैं, टिप्पणी तो नहीं उसको की, क्या हमारे में उससे कोई भी जोड़ोगे? पर्सनली इनके ऊपर टिप्पणी नहीं की। ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। ये हमने कोई नहीं, चोर पर्सनली भी टिप्पणी नहीं की इनके ऊपर, कोई तुम्हें भी मिर्ची टिप्पणी नहीं लगी की। है। अब रहते हैं, आ जाते हैं बंगाल की तुम्हें- सरकार के संजय ऊपर जी, के बात कर लेते हैं, इनको संजय जरा जी चुप अपने करा विषय दीजिए। पर आ जाएं। भवानी जी एक मिनट, हाँ, अपने उनको विषय चुप पर करें। मैं आपको मौका दूंगा। हाँ संजय जी। देखिए पहली बात तो ये है कि 22 राज्यों में बीजेपी की इस समय शासन है। जी, ठीक है, कथनी और करनी में कितना फर्क है। अभी जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे, छात्रों बेरोजगारों को ये देंगे, वो देंगे, बहुत सारी बड़ी 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 बातें हैं। और क्या ये पहली बार ये सरकार बोल रही है? इसके पहले भी तो बहुत सारी सरकार है। दिल्ली की सरकार को देखिए, वो भी जो है 3,000 रुपये जो है देने वाले थे। कितने लोगों को मिला 3,000 रुपये? और फिर जो मोदी जी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब उन्होंने 2014 का चुनाव, तो हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात की थी उन्होंने अपने उसमें। अब तो मुझे लगता है कि हम तो देख रहे हैं कि आजकल घर घर में जो है नौकरियां पकड़ पकड़ के जो है नौकरी दी जा रही है। लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, नौकरी तुरंत सरकारी नौकरी डाल जाते हैं। 18 साल के होते ही नहीं तुरंत उनको सरकारी नौकरी घर में अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है। तो ये सब चीजें जो है, जो ये इन लोग अपने कथनी और करनी में जो फर्क है, ये पहले करके दिखाएं, उसके बाद इस तरीके से बात करिए। केवल और केवल एक मुद्दा है, सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को समझाने का कि हम ये काम कर रहे हैं क्योंकि चोरी की सत्ता है, और चोरी की सत्ता के हिसाब से जो है वो क्या करेंगे, ये आगे चल करके आगे 6 महीने में पता चल जाएगा कि ये सत्ता कितनी दिन तक चलेगी। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से उत्पत्ति है, रहेंगे वही। पहले तो अपना जो ये घूस लिया होता है कैमरे के अंदर, वो घूस का पैसा वापस करे, और जितने लोगों ने घूस दिलवाया था उनका पैसा वापस करे। तो मैं चंद्रशेखर जी मेरे साथ मौजूद हैं। चंद्रशेखर जी, हम वापस शिक्षा पे आ सकते, क्योंकि अगर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप होगा तो फिर वो फिर समाप्त नहीं होते। वो इतने सारे आरोप प्रत्यारोप होते हैं कि वो कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन मैं शिक्षा की बात कर लेता हूं। असल में बंगाल में जो शिक्षा विभाग है, उसमें मदरसा शिक्षक और अल्पसंख्यक विभाग हैं। अगर सामान्य स्कूल की बात करें, उच्च शिक्षा क्षेत्र की बात करें, तो राज्य का करीब करीब 51,000 करोड़ के आसपास बजट है। और 51,000 करोड़ रुपए के बजट के बाद जो अल्पसंख्यक विभाग और मदरसा जिसमें आता है, उसका बजट 5,602 करोड़ रुपए आता है। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या 5,602 करोड़ रुपए क्या वाकई पूरे मदरसों पर खर्च होता है? जी नहीं, ये पूरे मदरसों पर खर्च नहीं होता है। ये मदरसा शिक्षा पे खर्च होता है। ये छात्रवृत्तियां, जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे सामान्य दूसरे वर्ग और दूसरे जातियों के जो छात्रवृत्तियां होती हैं, स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं, उनमें होती हैं। वैसे अल्पसंख्यक छात्रों को भी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, उसमें खर्च होता है। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए जो और विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, उसमें खर्च होता है। कौशल विकास के कार्यक्रम, कौशल विकास तो सभी का होता है, पूरे देश के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका होता है, उसमें ये खर्च होती हैं। छात्रावास, जो स्टूडेंट होते हैं उनके छात्रावास पर ये पैसा खर्च होता है। और अन्य अल्पसंख्यक कल्याण की जो योजनाएं चलती हैं, उन पर भी ये पैसा खर्च होता है। तो ऐसा कहना चंद्रशेखर जी कि ये मदरसा चलाते हैं इन पैसों से, इसलिए इसमें कटौती की जाए, बाकी के भी अल्पसंख्यक समाज जिसमें अल्पसंख्यक बच्चे भी हैं, महिलाएं, आपने तो इतना कल्याणकारी काम किया, 3 तलाक खत्म करवाने की बात की है, महिलाओं के जो अल्पसंख्यक महिलाएं उनमें भरोसा जताने की बात की है। तो ये जो पैसा है, ये सिर्फ मदरसा चलाने के लिए नहीं था, ये जो अल्पसंख्यक छात्र हैं उनके छात्रावास, उनको आगे बढ़ाने के लिए था। आपने तो एक झटके में संकेत देने के लिए काट दिया। अब कैसे अल्पसंख्यक शिक्षा और छात्र बढ़ेंगे, बताइए। पहली बात तो मैं बता दूं, जो 1 लाख नौकरियां मिलेगी, क्या उसमें ऐसा कोई क्लोज है कि मुसलमानों को नहीं मिलेगी? महिलाओं को जो 35% रिजर्वेशन होगा, क्या उसमें क्लोज है कि मुस्लिम बहनों को नहीं मिलेगा? क्या सरकार की जो सुविधाएं हैं, क्या स्कूल की कॉलेज है, क्या किसी भी स्कूल में मुस्लिम छात्र नहीं पढ़ता है?
कहीं ऐसा बंगाल में पूरे देश में ऐसा है कि किसी हिंदू के विद्यालय मुस्लिम छात्र नहीं पढ़ रहा है? ये अतिरिक्त 5,000 क्यों? और मैं आपको इस चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूँ, बंगाल सरकार का 15 साल का अल्पसंख्यक मंत्रालय का आप लेखा जोखा निकाले, वो बताएं उन्होंने स्कूली शिक्षा में आम जो स्टूडेंट है मुस्लिम छात्र उनके विकास के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। आपने कहा स्कॉलरशिप, आप स्कॉलरशिप बैंक में जाइए, मुस्लिम छात्र को भी उतना अधिकार है, हिंदू को भी इतना अधिकार है। स्कूलों में यदि मुसलमान किसी लोरेटो में पढ़ रहा है और वो 95% आया, क्या उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है? क्या उसके लंचों के मंत्रालय है? ऐसा नहीं है। ये बजट सिर्फ जो था वो एक संप्रदाय को माननीय मुख्यमंत्री ने खुश करने के लिए घोषणा की थी और वोट बैंक की। उनको ये मालूम था ये कदापि ये बजट पास नहीं होगा क्योंकि बजट धोखा था। और जो आज माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तविकता है। क्यों? मैं आपको बता दूं, आप बंगाल आइए, सबसे ज्यादा बंगाल में मुस्लिम संप्रदाय की दुर्गति है। मदरसों में तो कोई शिक्षा ही नहीं है, कागज की मदरसे है। वहां तो शिक्षा में सिमी के लोग हैं जो अलगाववादी है, जो देश तोड़ने की बातें करते हैं। अरे आप स्कूल बनाइए ना, हमारे सेंट्रल एवेन्यू में इस्लामिया हॉस्पिटल है, आप आइए देखिए कितना अच्छा बना है। लोगों का विकास ऐसे होगा। जो एम्स बनेंगे, जो हॉस्पिटल बनेंगे, क्या उसमें जावेद मियां का इलाज नहीं होगा जो अलग से बनाएंगे? क्योंकि हम अलग सोचते नहीं है। स्कूलों में इनको बोलिए कंप्यूटर लगेंगे। रशीद भाई बात तो सही कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, बात सही कर रहे हैं। बात इसलिए सही कर रहे हैं कि भाई अगर आपको पढ़ना ही है तो जो बंगाल में जो 94,000 से लेकर 1 लाख स्कूल हैं, अगर आपको पढ़ना है तो वहां जाइए। वहां पर भी अगर हिंदू बच्चे को छात्रवृत्ति मिल रही है तो फिर मुस्लिम बच्चे को भी छात्रवृत्ति मिलेगी। अगर वो 95 नंबर लेकर आएगा तो उसे भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहां पर कोई विभेद ही नहीं है। लेकिन अलग से एक शिक्षा का जगह तय करना, वहां पर उनका कहना है कि भाई देखिए स्कूल की व्यवस्था अलग है, तो स्कूल की व्यवस्था तो उस स्कूल में आइए और पढ़िए। आजादी के 75 साल बाद आज भी मुसलमानों के गरीब बच्चों को आप पढ़ा लिखा के तालीम के उर्दू की, क्यों नहीं आपको हिंदी सिखाएंगे? क्यों नहीं इंग्लिश सिखाएंगे? मेरा सवाल का जवाब चंद्रशेखर जी, मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो यार। पहले छोड़ो ये सब बातें। आपके बीजेपी में कितने एमपी हैं भैया मुसलमान? क्या फालतू की बात करते हैं? अरे नहीं, एक मिनट सुनो पहले। स्कॉलरशिप तक मत जाओ, स्कॉलरशिप तक मत जाओ। मुसलमान तो तब आएंगे ना जब बीजेपी उनको टिकट देगी। नीति जो है, अरे भाई मुसलमान तो तब आएंगे जब बीजेपी उनको टिकट देगी। बीजेपी टिकट ही नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही? सबका साथ नहीं है, सबका विकास नहीं चाहिए, मुसलमानों को लेकर चलना नहीं है। अभी हमारी चंद्रशेखर जी, ये शोक बंद करो। ये पूरी दुनिया देख रही है, शोक बंद करो। अपने मुंह में कैसेट लगा लेके भवानी मैडम यही, आप चंद्रशेखर जी यही, किसी को भी उठाओ, आरएसएस के आदमी को उठाओ या बीजेपी के आदमी को उठाओ, मुसलमान खत्म, मदरसे खत्म, मसाजिद खत्म, नमाज खत्म, अल्लाह खत्म। ये खत्म, बस एक ही काम है लोगों को, और कोई दूसरा काम नहीं आता है लोगों को। खाली मुसलमानों के पीछे बजट बंगाल में 5,000 करोड़ कट करो, 2,000 करो, क्यों करो? मुसलमान है, खत्म करो। मदरसे में पढ़ाई क्या होती? आतंकवादी होती, फतरे मारते। अरे अभी तक फतरों का तुम्हारे क्यों जख्म नहीं आया? फतर का उनको पहना के एक धर्म की शिक्षा क्यों देंगे? ये बोलेंगे अल्लाह कहता है, ये लोगों के कैसी, ये लोगों के मुंह में कैसी रख दिए 12 साल से। इनके मुंह में एक ही बात है, बस एक ही बात है, 12 साल से मुसलमान। अरे आप स्कूल में भर्ती कराइए, ये लोगों को बहन में बिठा दिया गया है। लोग तालीम दीजिए भाई, तुम्हारे को यही काम करना है, तुम्हारे को देश की बनाना तरक्की के काम नहीं आना, अब्दुल कलाम सोचना नहीं, बनाना है, तुमको कलाम बनाइए। ये करोगे मुसलमान से राजा मत बनाइए। भाई भी आती तो मुसलमान से नफरत, भाई भी आता मुसलमानों से नफरत। क्या सिखा रहे दुनिया को? क्या बता रहे दुनिया को? हिंदुस्तान ये है, भारत ये है,
इस तरह आज भारत इतनी में नफरत लेके पूरे बैठे विश्व हुए में भारत में, मुसलमान माने इतनी नफरत लेके उग्रवादी है। मदरसों से बैठे हुए। हम भारत में आज वो नहीं होने देंगे। यहाँ पे हम जितने बंगाल भी में मुसलमान, हिंदू, जितना मुस्लिम, सिख, हिंदू का ईसाई अधिकार सब एक उतना साथ रहना मुस्लिम का चाहते। हिस्सा। सिर्फ ये लोग ही, ये आप लोग दो नहीं बस कर रहे ना। बीजेपी, आप आरएसएस, लोग नहीं उनको कर रहे, पावर आप होना, लोग। उनको मुसलमानों आप को लोग बदनाम अपने करना मौलानाओं होना। को अगर 75 चुप साल से कराइए। अगर इसी ये तरीके द्रोह से की बात न आतंकवादी करें। आतंकवादी मदरसों मस्जिद में में पल रहे शुक्र तो आज का देश ऐलान न नहीं करें रहता, कि आज बीजेपी नहीं को रहते, वोट न दे। आज देश नहीं रहता। अपने गिरेबान मुसलमान में देश को ताकिए। चाहने वाला है, मुसलमान हिंदू भाई को चाहने वाला मुसलमान है। हम साथ रहना चाहते, सिर्फ गड़बड़ कर रहे हैं तुम लोग, नफरत कैसे फैला रहे हैं रहने तुम वाले? लोग, बजट कैसे कम रहने करे वाले? मदरसों का तुम आपने लोग। एक भी मदरसा, में नमाज अभी पढ़ेंगे, भवानी भाई, लोगों को भवानी मैडम परेशानी बैठी हुई होगी। लंदन से आई, आपने कुरान बोला, देखी, हिंदी चल मेरे साथ, जितनी मदरसे बड़ी में मैं मस्जिद लेके है, जाता हूँ, उसमें नमाज बताओ पढ़िए। क्या पढ़ा रहे वहाँ ये पे। तो रास्ता जब तुम जाम जाहिल है कर तो मैं क्या कर लोगों सकता के हूँ, लिए अभी तुम नहीं जाहिल चलेगा। है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर नहीं, मदरसे आप में जाहिल चलना है वाली मेरे बात साथ कर रहे चलो, हो। कौन सा मदरसा तुम बोलो वो मदरसे को लेके जाता हूँ। वहाँ पे कौन सी पढ़ाई है, अगर अक्लमंद है, दिमाग है तो समझो क्या किस पढ़ा रहे वहाँ पे। ने बोला तुमको कि सिर्फ गैर डर है मुसलमानों मदरसों की से, इज्जत मत करो। तुमको डर है कौन से मुसलमानों से, ने बोला? सिर्फ तुम्हारे को पावर चाहिए। इसी तरीके से ये मशीनों की गड़बड़ करना, पावर में आना, बस हिंदू मुसलमान हिंदू तुम्हारे से एक शब्द भी निकला अभी तक मुसलमान अच्छा है, मुसलमान तुम्हारा दोस्त भी होगा मुसलमान, हमने बुरा मेरे दोस्त है हिंदू, कई हमने हिंदू मेरे मुसलमान भाइया बुरा है, कहा। कई हिंदू मेरे दोस्त हमने तो हैं, कहा मैं उनके कि सामने सबका बात नहीं साथ, कर सकता सबको इस तरीके शिक्षा, की जो तुम सबको लोग नबी। टीवी पे करते हमने बैठ के क्या बात। कहा? हमने कब कहा मुसलमान है खराब है? कब कहा हमने? अब ये भी ऐसे बोल रहे नागरिक है। मुसलमानों में मदरसों में ये तालीम होती, मदरसों में वो, तुमको क्या मालूम है? अरे जो होती वो होती तुमको ना। मालूम ही नहीं है, तुम जाहिल लोग हैं, तुमको मालूम ही नहीं है नहीं, नहीं, मदरसे में हम- क्या पढ़ाते, यदि हम तुमको जानते मालूम ही नहीं है तो अपन मदरसे में बोला। क्या तालीम होती। अरे अच्छा बता इंसानियत दीजिए की तालीम चंद्रशेखर जी, होती। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चंद्रशेखर जी, इंसानियत की तालीम चंद्रशेखर होती जी, मदरसों में। चंद्रशेखर जी, इंसान चंद्रशेखर बनाते जी, मदरसों में। चंद्रशेखर जी, एक मिनट, रशीद भाई जरा बता दीजिए मदरसों में क्या पढ़ाई होती है, बताइए। इंसानियत पढ़ाई होती सर, इंसान बनाते मदरसों कैसे में। इंसानियत? अच्छा मदरसों में देखिए, एक बार मनोज जी, अभी एक बार दिल्ली में ये डॉक्टर दोनों बैठे किया। हुए हैं ना। अरे चंद्रशेखर जी एक मिनट रुक जाइए भाई, अरे आपके माथे पर ज्यादा बल आ गया, एक बार रुक जाइए। हाँ हाँ बताइए मदरसों में क्या पढ़ाई होती है, एक बार। अरे भवानी जी थोड़ा रुक जाइए ना, भवानी जी मैं आपके पास आऊंगा। अरे आपका नाम दुर्गाचार्य भी है, आपका नाम भवानी भी, मैं आपके पास आऊंगा, रुकिए जरा रुकिए। क्या पढ़ाई होती है शरीफ? रशीद जी क्या पढ़ाई होती है जरा बताइए। अरे रुक जाइए भवानी जी, रुक जाइए ना। अरे भवानी जी थोड़ा सा रुकिए, भवानी जी थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। रशीद भाई जरा बताइए क्या पढ़ाई होती भवानी है। जी कुरान को पकड़े, उनसे पूछिए कि पहले वजू है या नहीं है उनको। आपके वजू है तो कुरान पकड़िए, वरना नहीं पकड़िए कुरान आप, क्योंकि बड़ी हमारी मुकद्दस किताब है, बड़ी मुकद्दस किताब है, पूरी दुनिया मानती हो किताब को। मैं नहीं मानता हूँ, हिंदुस्तान नहीं मानता, पूरी दुनिया मानती। पागल है जो मुसलमान हो रहे लोग, लाखों की तादाद में मुसलमान हो रहे। देखिए मुसलमान हाँ, इस बहुत अच्छे तरीके से अगर मदरसे में पतरे माना सिखाते तो पूरी दुनिया, चलो हिंदुस्तान की बात छोड़ो, पूरे दुनिया में पूरे इतने तादाद में मुसलमान होते, आज के लिए लाखों करोड़ों जाते वहाँ पे, उनको दिमाग नहीं है, भवानी को दिमाग है, उनको दिमाग नहीं है। एक मिनट, क्या एक पढ़ा रहे मिनट रशीद भाई, एक मिनट, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, लोगों को भी तो पता चले ना चर्चा किस बात की हो रही है। रशीद भाई एक मिनट, भवानी जी एक मिनट, आप भवानी जी, चंद्रशेखर जी रुकिए, भवानी जी आप क्या कहना चाह रही हैं? आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ शायद कुरान होगी, आप क्या कहना चाह रही है बताइए। मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है, और जहां से लिया है लंदन में ब्रॉडवे पे ये कुरान की किताब थी, उन लोगों ने बुला के मुझे दिया। सर मनोज जी, मैं अरे 2 मिनट रुकिए रशीद भाई, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। अरे आप अधूरे बयान पर अपने जवान देंगे, सुन तो लीजिए क्या कह रही है वो, एक बार। हाँ भवानी जी बताइए। झूठ बोलने वाली है वो, मेरे मालूम, वो झूठ बोलने वाली है, वो झूठ बोले। कुरान को लाके मदरसे में डिबेट नहीं करना प्लीज। मैं मुसलमान हूँ, इस वजह से बोल रहा हूँ, इज्जत करता हूँ मैं उसकी, उसके लिए मैं जान दे सकता हूँ, मगर ये डिबेट इस तरीके का कुरान पकड़ के नहीं करना चाहिए प्लीज। मैं कोई गीता पकड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, मैं कोई गीता पकड़ के बात कर रहा हूँ आपसे, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ मैं आपको, हर मजहब की इज्जत करना, हर मजहब की इज्जत करना, कुरान हमारी जान है, हम उसको लेके चलते, बस उसकी भवानी जी मुझे लगता है चाहे कोई मौलाना हो, एक मिनट, चाहे कोई मौलाना हो या फिर कोई साधु हो, अगर कोई ग्रंथ, अरे सुन लीजिए भवानी जी, एक अच्छा संत वही होता है, एक अच्छा साधु वही होता है जो सभी धर्मों का सम्मान करे। मेरी बात सुन लीजिए,
क्योंकि देखिए ये सब हमारी बनाई हुई परंपरा है, बाकी है तो है, हम सब ऊपर वाले के बंदे हैं। कोई हिंदू में बट गया, कोई मुस्लिम में बट गया, किसी ने कुरान बना ली, किसी ने रावण बना ली। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, सुन लीजिए, इस प्रकृति का सम्मान कीजिए। भवानी जी, अगर रशीद जी, उसमें आप प्रेम करो, परमात्मा उसी में दिखता है, बाइबल में भी लिखा हुआ है, लेकिन पहला ऐसा मैंने देखा कि इसमें ऐसी चीजें लिखी हुई। अब एक लाइन बता दीजिए क्या लिखा है, जिसका मैं जवाब पूछ लूं उनसे। क्या लिखा बताइए, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है बताया तो सही क्या लिखा हुआ है। अरे जब 4 आदमी बोल रहे हैं तब आप बोल रही ना, अब एक बार बता दीजिए दोबारा, सब लोग शांत बैठे, बताइए क्या लिखा है। देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिम को मारोगे तो जन्नत मिलेगी, आप नॉन मुस्लिम लड़की से शादी करोगे तो जन्नत मिलेगी, वहां हूर मिलेगी जिसकी शरीर कांच की तरह होगा, ये सब चीजें हैं। बस हो तो गया, अब हो गया जवाब, अब हो गया भवानी, हो गया जवाब दे दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, इसका रशीद जी जवाब, क्या वाकई कुरान में ऐसा लिखा है? जुड़ लेते हैं, जवाब दे दीजिए। मनोज जी, इसका एक ही जवाब है कि ये जाहिलाना गुफ्तगू है। ये मैं डिबेट पे इस तरीके से नहीं कर सकता। मजहब के बारे में प्लीज, मजहब के बारे में भवानी जी सुन, अब अरे उनको बोलने दीजिए ना। भवानी जी एक बार सुनने तो दीजिए क्या कह रहे वो, एक बार भवानी जी सुनने तो दीजिए क्या कह रहे हैं। भवानी जी आपने बोल दिया, अब उनको सुनने दीजिए ना। अरे उनको बोलने दीजिए, हाँ बोलिए क्या है। अरे बताने तो दीजिए, इसमें लिखा है कि नहीं लिखा, बताइए रशीद जी। कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं, अरे खामोश बैठा, कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है सर। कोई गैर मुस्लिम है तो उनको कत्ल कर देना। यहाँ तक के अरे वो लिखा है, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं भेज दूंगी। और बताइए, बोलिए रशीद जी। सर हमारे पास कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं है। यहाँ तक के मेरे घर के बाजू कोई है तो गैर मुस्लिम है, मगर जब तक मैं नहीं खाना खा सकता हूँ, जब तक मैं उसको जाके पूछूं कि भाई तुम्हारे घर में खाना है या तुम्हारे घर में खाना नहीं है, तो मेरा काम है उसको खिलाना, उसके बाद मैं खाना। ये है हमारा कश्मीर में, ये मारना, करना, काटना, ये सब गलत झूठ ये लोग फैला रहे झूठ। ये कुरान को और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश के लोग के हाथ से नहीं है। 12 साल से लगातार यही हर एक के मुंह में कैसेट है, वो भर के बिठा देते डिबेट पे। यही बात। अगर आपको इस्लाम जानना है तो सब मैं भेजता हूं आपको। संजय जी, भवानी जी ने अभी एक ग्रंथ दिखाया, उन्होंने बताया कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हमारे साथ रशीद भाई ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ 12 साल से जो है लड़ाने बढ़ाने का काम चल रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसमें आपकी क्या राय। भवानी जी सुन लीजिए। पहली बात तो ये है, कभी भी किसी के धर्म ग्रंथ को लेकर के आप डिबेट नहीं कर सकते। चंद्रशेखर जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, एक बार संजय जी को सुन लेते हैं। हाँ गीता आप देखेंगे तो वो आपसी संबंधों पे ही जो है पूरी तरीके से ज्ञानवर्धक बातें लिखी हुई है। ठीक है, इस सगे संबंधियों को कैसे किस तरीके से जो है महाभारत में जो है कत्लेआम हुआ, किस तरीके से महाभारत शुरू हुई, गीता में ज्ञान भी दिया हुआ है और बहुत अच्छे ज्ञान दिए हुए हैं। आप वैसे उसी तरीके से आप बाइबल में लेंगे तो बाइबल में भी आपको अच्छे ज्ञान मिलेंगे, आप कुरान भी लेंगे कुरान में भी आपको अच्छे ज्ञान मिलेंगे। लेकिन इनको क्या प्रॉब्लम है, इनको क्या प्रॉब्लम है, ये मुंह में बवासीर है क्या, लगातार जो है उल्टा सीधा लगातार बोले चले जा रहे हैं कंटिन्यूअस। ये क्या मतलब है, वो पूरा डिबेट हम अकेले करेंगे क्या, हाथ हो गई क्या। इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसे आजकल कुछ लोग हैं गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं और उसके बाद जो है इस तरीके से वो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ अपनी बात सामने रखते हैं, बाकी पूरा डिबेट खराब करने की कोशिश करते हैं। अब मैं कहता हूँ मदरसे में आपको गलत पढ़ाया जाता, चलो ठीक है, आप ये बता दीजिए केवल मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख से ज्यादा स्कूलें बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई, वहां पे तो बीजेपी का शासन है ना, क्यों बंद किया गया वहां पे स्कूलें, क्यों प्राइमरी शिक्षा बंद की गई, क्यों गांव-गांव में जो स्कूल खुला हुआ था और वहां पे जय श्री राम के नाम के ऊपर जो है केवल और केवल नफरत बांटी जा रही है। आज मैं देख रहा था पुलिस वालों ने जो है कुछ लोगों को पकड़ा, बस वो नारा लगाना शुरू कर दिया, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अरे वाह, गुंडा होगा बदमाश होगा और जय श्री राम का नारा लगाएगा। आपको किसने ये अधिकार दिया है जय श्री राम के नारे, आप गुंडा बदमाश और जो है बलात्कारी जितने भी मुझे लगता है कि ये बहस खत्म नहीं होगी, बहस लगातार ये होती जाएगी क्योंकि काफी समय से हो रही है, किसी को फायदा किसी को नुकसान होगा। मुझे लगता है कि मैं सभी का शुक्रिया करना चाहता हूं जो मेरे साथ इस चर्चा पे कर रहे थे, और सच्चाई ये है कि इस रात की सुबह फिलहाल तो मुझे दिखाई नहीं